हेलो, एमए सेकंड सेमेस्टर। आज हम आपको पर्सनालिटी की थ्योरी में एल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी के बारे में बताएंगे। एल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। अल्बर्ट बंदूरा 1974 में मनोविज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए और यह एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। बंदूरा ने जो सोशल लर्निंग के क्षेत्र में कार्य किए हैं और जो शोध किए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंदूरा के सामाजिक अधिगम में बंदूरा ने ओवर्ट बिहेवियर का विशेष अध्ययन किया है। ओवर्ट बिहेवियर यानी बाह्य व्यवहार का विशेष अध्ययन किया है। साथ ही साथ अपने इस सिद्धांत में आंतरिक संज्ञानात्मक चरों, इंटरनल कॉग्निटिव वेरिएबल्स को भी बहुत महत्व दिया है। इंटरनल कॉग्निटिव वेरिएबल्स में से इनका अभिप्राय नीड, ड्राइव, इच्छा, संवेग आदि वेरिएबल से है। और आपने व्यक्तित्व का मनोविज्ञान पढ़ा है और आप देख रहे होंगे कि अधिकांश जो साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी ने कुछ फैक्टर्स को महत्व दिया है, कुछ को नहीं दिया है। लेकिन बंदूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसमें इन्होंने बहुत सारे कारकों को सम्मिलित किया है और सामाजिक कारकों को भी प्रमुख स्थान दिया है। यही कारण है कि बंदूरा ने जब अपनी थ्योरी में जो सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग को महत्व दिया है, इसीलिए इनका सिद्धांत पर्सनालिटी का सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी में के क्षेत्र में बंदूरा के अलावा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वह हम आपको आगे बताएंगे। आज हम आपको बंदूरा के ही सिद्धांत के कुछ विशेष रिसर्च के बारे में बता रहे हैं और ऐसे रिसर्च के बारे में बता रहे हैं जिनसे बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं। बंदूरा ने अधिकांश मानव व्यवहार को अर्जित माना है, यानी इन्होंने जन्मजात व्यवहारों के स्थान पर अर्जित व्यवहारों को विशेष महत्व दिया है। साथ ही साथ बंदूरा यह भी मानते हैं कि मानव व्यवहार के विकास की व्याख्या के लिए और मानव व्यवहार को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो लर्निंग थ्योरीज हैं वह पर्याप्त हैं। बंदूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय आगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात बताते हैं और इसके लिए हम आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं। अब हम आपको बंदूरा के कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज रेसिप्रोकल निर्धारिता या रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं कि बंदूरा ने जो बिहेवियर बताया है, बिहेवियर की व्याख्या इन्होंने की है कि एफ और ब्रैकेट में पी एरो और ई, इसका क्या मतलब है? यानी बिहेवियर इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड एनवायरनमेंट, यानी व्यवहार कैसे घटित होता है
व्यक्ति और वातावरण के बीच अंतर क्रिया का परिणाम व्यवहार होता है। इसको इन्होंने एक त्रिभुज की सहायता से बताया है। इस त्रिभुज में इन्होंने इसके दोनों छोरों पर एरो, तीर के निशान को प्रदर्शित किया है। यह तीर का निशान क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। यानी इसके एक कोने पर बंदूरा ने बी बताया है, दूसरे पर ई बताया है और ऊपर की ओर पी बताया है। इन तीरों पर इस त्रिभुज के हर छोर पर एरो का जो निशान है वह दोनों ओर आता और जाता है। यानी इसका मतलब है कि पर्सन यानी उसकी कॉग्निशन, उसकी इनर जितनी भी अनुभूतियाँ, उसका वातावरण और इसके परिणाम स्वरूप व्यवहार। अब हम बंदूरा की थ्योरी में एक चीज ध्यान देते हैं कि हर बिंदु पर दो चीजें हैं। जैसे बी पर हम देखते हैं तो पर्सन और एनवायरनमेंट, ई पर हम देखते हैं तो बी और पी, पी पर हम देखते हैं तो बी और ई। यही बंदूरा ने रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन की बात की है। यानी यह तीन कारक आपस में एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार घटित होता है। एक बार फिर से तीर के निशानों को ध्यान से देखिए। बिहेवियर इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड इन्वायरमेंट। कैसा फंक्शनल रिलेशन है? यानी पर्सन जो है इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है और इन्वायरमेंट जो है वह पर्सन को प्रभावित कर रहा है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में आपने देखा एक त्रिभुज को जिसके की तीन छोर बी, पी और ई हैं और इन पर दो दो तीरों के निशान, जैसे बी और पी पर, बी और ई पर। ये देखा आपने कि यह बताने का प्रयास किया गया कि रेसिप्रोकल निर्धारिता या पारस्परिक निर्धारिता किस प्रकार की होती है। यानी बंदूरा 1978 ने यह कहा है कि संज्ञानात्मक कारकों और आंतरिक घटनाओं और व्यवहारात्मक कारक और बाह्य वातावरण संबंधी निर्धारकों के बीच पारस्परिक अंतरक्रिया का प्रतिफल मानव व्यवहार है और यही बंदूरा के अनुसार पारस्परिक निर्धारिता भी है। स्किनर ने भी अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया था कि वातावरण संबंधी कारक व्यक्ति को अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। बंदूरा का विचार है कि व्यक्ति साधारण रूप से बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया ही नहीं करते, बल्कि बाह्य वातावरण को व्यक्ति की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा व्यवहार को प्रभावित भी किया जाता है। बंदूरा ने वातावरण को परिवर्तित करने से व्यक्ति उस उद्दीपक को भी प्रभावित करता है जिसके प्रति वह प्रतिक्रिया करता है। यानी यदि व्यक्ति के वातावरण को परिवर्तित कर दिया जाता है तो व्यक्ति उस उद्दीपक को भी प्रभावित करने लगता है जिसके प्रति वह प्रतिक्रिया कर रहा है। यानी एक तरह से
व्यक्ति का रेफरेंस यानी उसका जो क्षेत्र है वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि व्यक्ति कहाँ पर किस प्रकार से क्रिया करेगा। यह वातावरणीय उद्दीपकों से बहुत अधिक निर्धारित होता है। सर्वप्रथम बंदूरा ने पारस्परिक निर्धारिता को स्पष्ट किया कि किस प्रकार 3 प्रकार के कारक पारस्परिक अंतर्क्रिया करते हुए व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बंदूरा ने यह भी कहा है कि 3 कारकों की पारस्परिक अंतर्क्रिया के परिणाम के रूप में उस व्यवहार को भी देखना चाहिए, तभी जाके एक मनोवैज्ञानिक का दृष्टिकोण विकसित होगा। यानी एक साइकोलॉजिस्ट अगर इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखकर नहीं एनालिसिस करता है तो निश्चित रूप से उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं होगा। किसी एक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर कभी भी किसी व्यवहार की व्याख्या नहीं की जा सकती। और इसका मैं बेहतरीन उदाहरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको देना चाह रही हूँ। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब न वह क्लासरूम है, न आप मेरे सामने हैं, जहाँ पर कि हम प्रश्नोत्तर करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं। अब यहाँ पर हमारी क्रियाएं वातावरण बदलने के साथ ही साथ हमारी क्रियाएं भी परिवर्तित हो गई हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारा रेफरेंस क्लासरूम का वातावरण नहीं है, लॉकडाउन का वातावरण है। व्यक्ति वही है, हमारे लिए टीचिंग वही है, लेकिन हमारे जो रेफरेंस है वह चेंज हो गया है। यह क्लासरूम नहीं है, हम अपने घर में यह क्रिया कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमें वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। अब हम अगर क्रिटिसिज्म करते हैं इस चीज की, तो मुझे ये एक साइकोलॉजिस्ट के नियत से, एक साइकोलॉजिस्ट के तरीके से हमको यह बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देना होगा कि कैसे, कहाँ, किस परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार हो रहा है। इसी को बंदूरा ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है कि अगर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करनी है तो हम तीनों फैक्टर बी, पी और ई तीनों को ध्यान में रखकर ही हम करें। किसी एक फैक्टर के भी चेंज होने पर या व्यक्ति के रेफरेंस के चेंज होने पर अन्य चीजें या कारक भी प्रभावित होती हैं। और यह बंदूरा की थ्योरी बिल्कुल ही प्रैक्टिकल थ्योरी है और जिसे हम प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं। और मैंने आपको अभी यही उदाहरण दिया भी है कि ये जो कोरोना के कारण लॉकडाउन का समय है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इंस्पायर्ड होना चाह रहे हैं, लेकिन यह जो सिचुएशन है या परिस्थिति है, इसको भी हमको ध्यान में रखकर ही आगे एनालिसिस करना होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब हम बंदूरा की थ्योरी के दूसरे प्रत्यय की बात करते हैं, सेल्फ सिस्टम, आत्मतंत्र। बच्चों, आपने रॉजर्स की थ्योरी भी पढ़ी है और उसमें भी सेल्फ की बात कही गई है। आज हम बंदूरा के आत्मतंत्र की बात बंदूरा के ही शब्दों में कर रहे हैं। बंदूरा के ने अपने पारस्परिक निर्धारिता में यह स्पष्ट किया कि जो बाह्य कारक हैं और कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, यह सब बिहेवियर से संबंधित हैं। साथ ही साथ बंदूरा ने जो आत्मतंत्र की बात की है, सेल्फ सिस्टम की बात की है,
बंदूरा 1978 के अनुसार, एकदम एक्सैक्ट डेफिनेशन में बंदूरा की ही दोहरा रही हूँ, आत्मतंत्र कोई मनोवैज्ञानिक एजेंट नहीं है। A self system is not a psychic agent that controls behavior. Rather, it refers to cognitive structures that provide reference mechanism and to a set of sub-functions for the perception, evaluation and regulation of behavior। यानी आत्मतंत्र कोई मनोवैज्ञानिक एजेंट नहीं है जो व्यवहार का नियंत्रण करता है, बल्कि आत्मतंत्र एक संज्ञानात्मक संरचना है जो व्यक्ति को एक संदर्भ प्रक्रम उपलब्ध कराती है और प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन तथा व्यवहार संचालन के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यानी बंदूरा के आत्मतंत्र को ऐसा आत्मतंत्र नहीं कहा गया है जो कि व्यक्ति के व्यवहार का नियंत्रण या कंट्रोल करता है। आत्म के सामान्यीकरण प्रभाव, सेल्फ जनरलाइजेशन इफेक्ट के बारे में जो बंदूरा ने कहा है कि आत्मतंत्र में के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या और पूर्व कथन किया जाता है। यानी आत्मतंत्र से व्यक्ति के व्यक्तित्व की संगतता और एकात्मकता भी बनती है। व्यक्ति का जो प्रत्यक्षीकरण है और चिंतन, आपको पता है कि परसेप्शन और चिंतन जो है हमारी सेल्फ पर, आत्म पर बहुत प्रभाव डालता है। जो भी हम परसेप्शन करते हैं उससे संबंधित जैसे विचार उत्पन्न होंगे, उसी के अनुसार व्यक्ति का चिंतन भी प्रभावित होने लग जाता है। आत्म नियमन एक ऐसी प्रक्रिया है, सेल्फ कंट्रोल या आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चिंतन के द्वारा अपने एनवायरनमेंट में मैनिपुलेशन करता है और ये देखता है कि इन कारकों के क्या परिणाम होंगे और इसे ही जानने के लिए वह प्रयास करता है। बंदूरा ने 3 प्रक्रियाएं बताई हैं, किसमें? सेल्फ रेगुलेशन में। यानी आत्म नियमन की प्रक्रिया को बंदूरा ने आत्मतंत्र में बताया है और इसके अंतर्गत 3 प्रक्रियाओं को बताया है। पहली प्रक्रिया इन्होंने बताई है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या है? व्यक्ति अपनी क्रियाओं का, विशेषताओं का, अपनी गुणवत्ता का स्वयं भी निरीक्षण करता है और यह निरीक्षण के द्वारा वह यह देखता है कि उसका निष्पादन, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है। इसी सेल्फ रेगुलेशन की प्रक्रिया में दूसरी प्रक्रिया की बात कही है बंदूरा ने, जिसे इन्होंने नाम दिया है जजमेंट प्रोसेस, यानी निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया बंदूरा के अनुसार ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को दूसरों के व्यवहार से पर्सनल स्टैंडर्ड के आधार पर तुलना करता है। वैयक्तिक मापदंडों के आधार पर वह अपने व्यवहार की तुलना दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से करता है। एक व्यक्ति का व्यवहार कि दूसरे के व्यवहार के संदर्भ में किस प्रकार का निष्पादन, अनुक्रिया, मूल्य, गुणारोपण आदि भी वह इसमें सम्मिलित करता है।
इसकी तीसरी जो प्रक्रिया है वह सेल्फ रिस्पॉन्स की है, यानी आत्म प्रत्युत्तर की प्रक्रिया है। आत्म प्रत्युत्तर की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है, वह जो जो उसने आत्मनिरीक्षण किया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया है, उसमें उसकी निर्णय प्रक्रिया यही है कि उसके आधार पर वह प्रत्युत्तर करता है। यानी सबसे पहले वह अपने व्यवहार का निरीक्षण करता है, देखता है, जांचता है, परखता है, फिर उस संबंध में निर्णय लेता है और निर्णय लेने के बाद ही वह रिस्पॉन्स करता है। यह तीन चीजों के आधार पर बंदुरा ने आत्मतंत्र की व्याख्या की है और इस आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया में उन्होंने बहुत आत्मनिरीक्षण, निर्णय प्रक्रिया और आत्म प्रतिक्रिया में कुछ चीज़ें और तत्वों को भी बताया है। जैसे कि आत्मनिरीक्षण में इन्होंने ये उसकी गुण निष्पादन जो विमा होती है, यानी जो परफॉर्मेंस डायमेंशन है, यानी व्यक्ति जो कुछ भी क्रिया करता है उसको वह किस आधार पर निरीक्षण करता है। तो उसने क्या किया, कैसे किया, कितना अच्छा किया, उसका सोशल क्या इम्पोर्टेंस है, वह कितना सही तरीके से किया, कितना शुद्ध किया, यह सब। साथ ही साथ इस संबंध में वह एक कुछ डिसीजन लेता है और यह डिसीजन का मापदंड उसका व्यक्तिगत होता है और इस आधार पर ये जो पर्सनल स्टैंडर्ड होता है वह देखता है कि क्या वह जो कर रहा है या जो उसने करना चाहता है या जो भी चीज़ें हैं वह कितनी चैलेंजिंग है, उसमें कितनी स्पष्टता है, वह दूसरी क्रियाओं से कितनी नज़दीकी रहती है, क्या इसका सोशल कंपैरिजन हो सकता है। फिर आत्मनिरीक्षण और निरीक्षण प्रक्रिया मिलती हैं, दोनों का वो एक तरह से पहला, दूसरा, और तब जाकर वह जो प्रतिक्रिया करता है फिर वह उसका मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से जो बंदुरा ने यह आत्मतंत्र की बात की है। इसके बाद हम चलते हैं आत्म सामर्थ्य के प्रत्यय पर। आत्म सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए बंदुरा ने लिखा है कि आत्म सामर्थ्य में व्यक्ति आत्म प्रत्यक्षीकरण करके यह अनुमान लगाता है कि एक परिस्थिति विशेष में वह कितने प्रभावशाली ढंग से कार्य कर पाएगा। यह तो हमने बंदुरा की लिखी हुई चीज आपको बताई। अब हम आपको बता रहे हैं कि कोई परिस्थिति में व्यक्ति जो कार्य करना होता है, आपको जैसे हम कुछ काम करने को कहें तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखेंगे कि यह जो कार्य हमको मिल रहा है उसे करने की हम में कितनी क्षमता है और उस परिस्थिति में हम कितना कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी परिस्थिति विशेष में अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के बारे में जो व्यक्ति अनुमान लगाता है, जो नाप तोल करता है, इसमें इन्होंने दो चीजें बताई हैं। एक तो बताया है एफिशिएंसी एक्सपेक्टेशंस, सामर्थ्य प्रत्याशा, यानी ऐसी प्रत्याशा का क्या अर्थ होता है? बदले में की जाने वाली आशा, कि यह देखता है कि जिस परिस्थिति विशेष में वह जो क्रिया या व्यवहार करेगा उसे क्या वह सफलतापूर्वक कर पाएगा, यानी अपनी शक्तियों के बारे में वह अंदाजा या अनुमान लगाता है। साथ ही साथ वह यह भी देखना चाहता है, दूसरी चीज है ये रॉजर्स की
आत्म सामर्थ्य में यह दूसरी चीज है कि परिणाम प्रत्याशा। हमारे सामर्थ्य तो है, लेकिन क्या आउटकम मिलेगा, क्या हमको परिणाम मिलेगा। जैसे हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम किसी अपने बड़े या किसी ऐसे जिसके सामने हमें इज्जत देनी चाहिए, हम उससे लड़ रहे हैं, तो ये हमारा सामर्थ्य प्रदर्शन नहीं हुआ, बदले में हमको मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। तो क्या परिणाम प्रत्याशा मिलती है, इसको भी वह देखता है। यानी किस चीज को करने पर उसे प्रशंसा, पुरस्कार, अच्छा परिणाम, सकारात्मक चीजें प्राप्त होंगी, वह इस प्रकार से अपनी क्रियाओं को करता है। अब हम बंदूरा की थ्योरी में बात करते हैं मोटिवेशन की। बंदूरा ने मोटिवेशन के बारे में लिखा है, बताया है कि बंदूरा ने कहा है कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन एक प्रकार का कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट है जो दो सोर्सेस के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें पहला रिसोर्स जो है वह है भविष्य पुनर्बलन, फ्यूचर रीइंफोर्समेंट, यानी व्यक्ति जिस कार्य या क्रिया को करने के लिए प्रेरित है या करना चाहता है, उस पर उसे आगे चलकर क्या परिणाम प्राप्त होगा, क्या मिलेगा। दूसरी चीज, व्यक्ति अपनी क्रियाओं से के संबंध में जब वो किसी क्रिया के लिए अभिप्रेरित होता है तो उससे संबंध में वह एक अपना लक्ष्य निश्चित करता है। जैसे हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हम यह सोचें कि 10 मिनट के अंदर हम पूरा सीख लेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तो निश्चित रूप में हमें असफलता भी मिलेगी, कुंठित भी होंगे। लेकिन अगर हम यह देखते हैं कि हम कोई कार्य हम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो सबसे पहले इसको करने से मुझे क्या मिलेगा, और दूसरी चीज़ हम एक डिसीजन लेते हैं, एक डिसाइड करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आज के डेट में इतने से इतनी देर में हम इतनी क्रियाओं को कर लेंगे। और इस तरह से व्यक्ति जब अपनी क्रिया को करने के लिए अभिप्रेरित होता है तब उसे सफलता मिलती है। बंदूरा की थ्योरी की एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है लर्निंग फ्रॉम मॉडल्स। इसे मॉडल लर्निंग या प्रतिरूप द्वारा सीखना। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बात हम यहाँ पर बहुत ही क्लियर करना चाहते हैं। मॉडल का अर्थ यहाँ पर वह नहीं है कि कैट वॉक करते हुए कोई हमारे आगे से गुजर जाए, वह मॉडल नहीं है। जो जूते चप्पल ये विज्ञापन हम कपड़े के देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वही मॉडल हो। मॉडल का अर्थ ऐसा कोई भी प्राणी जिसकी क्रियाओं को हम अपने में शामिल करना चाहते हैं, जिसका हम अनुकरण करना चाहते हैं, वह हमारे लिए मॉडल हो जाता है। और इस प्रकार उसकी क्रियाओं को हम अपने में आत्मसात करते हैं, तादात्म्यकरण करते हैं। बंदूरा के इस प्रकार के सीखने को प्रतिरूप अधिगम, तादात्म्यकरण अधिगम, अनुकरण द्वारा अधिगम आदि कहा गया है। क्यों व्यक्ति मॉडल लर्निंग करता है, इसके लिए बंदूरा ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं कि सबसे पहले क्यों और कैसे की बात है। तो हम ये आपको बता दें कि पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो मॉडल लर्निंग होती है वह 3 प्रकार की होती है बंदूरा के अनुसार। बंदूरा ने ये कहा है कि जो व्यक्ति होता है, प्राणी होता है, वह मॉडल के व्यवहार को देखता है, और व्यवहार को ही नहीं देखता है,
उसको मिलने वाले रिजल्ट को भी ऑब्जर्व करता है। यानी मॉडल के व्यवहारों के परिणाम के निरीक्षण के आधार पर वो देखता है कि हमारा मॉडल तारीफ पा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको विशेष स्थान मिल रहा है, उसे विशेष प्रशंसा मिल रही है, तो व्यवहार परिणामों के निरीक्षण के आधार पर होता है। साथ ही साथ जो मॉडल कार्य कर रहा है वह सोशली या किसी भी क्षेत्र पर कितना वह पुरस्कृत प्रकार का व्यवहार है। और तीसरा चीज, वह अपने को मॉडल के अनुसार ढालना चाहता है, इसलिए तादात्म्यकरण की क्रिया को करता है। कोई भी मॉडल की प्रतिक्रियाओं के आधार पर जो अधिगम होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले तो मॉडल की कुछ विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति विशेष को आकर्षित करती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक हायर जगह पर, एक अच्छी जगह पर या विशेष मुकाम पर पहुंचा है और हम देखते हैं कि हमारे पर्सनालिटी फैक्टर में भी वह बातें हैं जो उसके में है और वह वहां तक पहुंचा है, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। इस कारण से भी हम कई बार, हम का मतलब यहाँ पर ये बच्चे बड़े जो मॉडल लर्निंग करते हैं वह इस आधार पर करते हैं कि जो मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह काफी समानता स्वयं से रखती हैं। साथ ही साथ हर व्यक्ति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे हमारे में कुछ कमी है और मॉडल में वह चीज बहुत अच्छे से है, तो हम देखते हैं कि क्या अपने में और बेटर हो सकता है, क्या चीज हम अपने में शामिल करें। इस आधार पर जो अधिगम करने वाला है, लर्नर है, वो ऑब्जर्व करता है क्या, मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स को। साथ ही साथ किस प्रकार के व्यवहार पर पुरस्कार मिलता है इसको भी प्राणी देखता है। बंदूरा ने भी पुरस्कार को महत्व दिया है और इस संबंध में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग भी किए। मॉडल का बच्चों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और प्रेजेंट टाइम में बंदूरा के प्रयोग तो बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखते हैं, इसलिए कि कई बार हम बच्चों के लिए यह कहते पाए जाते हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसा करता है, ये किससे सीख रहा है, यह कहाँ से सीख रहा है। अब सपोज करिए कि मदर फादर दोनों ऑफिस चले जाते हैं और बच्चा मेड या किसी के पास, जिसके पास संरक्षक के पास रह रहा है, वह संरक्षक उसे बहुत प्यार भी कर रहा है, वह उसके साथ ज़्यादा समय स्पेंड कर रहा है, वह उन दोनों में इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। चूंकि वह घर की भी देखभाल कर रहा है, बच्चे की भी कर रहा है, इसलिए जो माँ और पापा उसके लिए प्रिय हैं वह भी उसको विशेष महत्व दे रहे हैं। अब उस मॉडल के, वो जो उसके साथ रह रहा है वह उसके लिए मॉडल का कार्य करने लगता है और इस मॉडल के बिहेवियर को वह अपने में शामिल करने लग जाता है। अब चाहे वह आक्रामक व्यवहार हो, चाहे वह कोई भी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो, अब यह डिपेंड करता है उस मॉडल के बिहेवियर पर कि उसके व्यवहार में क्या चीजें हैं जिनको कि वह बच्चा तो उसके हर व्यवहार को फॉलो ही करेगा। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए आइडियल या मॉडल है। इसके अलावा भी बंदूरा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है, प्रतिस्थानिक पुनर्बलन। यानी एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति को मॉडल के रूप में कई बार इसलिए भी चाहता है क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है उसके स्थान का विशेष महत्व होता है, वह उसके व्यवहारों से रीइंफोर्स होता है। अब हम आपको बंदूरा के कुछ प्रयोगों के बारे में बता रहे हैं। बंदूरा ने बच्चों पर कुछ प्रयोग किए और उन्होंने एक प्रयोग ऐसा किया कि उन्होंने एक मॉडल को एक डॉल, यानी इस डॉल को उन्होंने बॉब डॉल कहा है, वह उसको उछालता था, मॉडल मारता था, आक्रामक व्यवहार करता था और ऐसा करते हुए उसने इस प्रकार के मॉडल के एग्रेसिव बिहेवियर को बच्चों को टीवी के माध्यम से दिखाया। और ये देखा बंदूरा ने कि अधिकांश बच्चों ने अपने खाली समय में डॉल के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि मॉडल ने अपने व्यवहार में किया था। यानी बच्चे मॉडल के व्यवहार को अपनाते हैं या कॉपी करते हैं। इसके अलावा भी बंदूरा ने कई ऐसे प्रयोग किए जिसमें उन्होंने मॉडल को विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करवाईं और उसके साथ जो बच्चे समूहों में रखे गए, यह देखा कि जैसा मॉडल ने जिस समूह के साथ जो क्रिया की, बच्चों ने भी उसी प्रकार की क्रियाओं को दोहराया। बंदूरा और वॉल्टर्स ने अपने प्रयोगों के आधार पर ये दिया है कि उन प्रतिरूपों, उन मॉडल्स का अनुकरण अधिक किया जाता है जो पुरस्कार देने वाले होते हैं, यानी जिनकी प्रतिष्ठा अधिक होती है, जो योग्य होते हैं, ऐसे का अनुकरण दूसरे लोग अधिक करते हैं। इन मॉडल का अनुकरण इसलिए भी अधिक किया जाता है क्योंकि इनकी उच्च प्रतिष्ठा, पुरस्कार के कारण ऐसी पुरस्कार की इच्छा और प्रतिष्ठा वह भी प्राप्त करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी बंदूरा की थ्योरी समाप्त नहीं हुई है, इतनी लंबी थ्योरी है। अभी हम इसको यहीं तक बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी थ्योरी के बारे में आगे आपको बताएंगे।